ज्ञान आश्रम को सब्सक्राइब करें और सारी नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाएं। हेलो दोस्तों, ज्ञान आश्रम में आप लोग का स्वागत है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो हमने मांग तथा मांग के नियम वाला जो चैप्टर लेके चल रहा था उसका ये आज तीसरा वीडियो है। इसमें हम लोग क्या जानेंगे? इसमें हम लोग जानेंगे मांग सारणी, ठीक है, और साथ ही साथ हम लोग पढ़ेंगे मांग वक्र के भी बारे में। तो ये दोनों चीजों को अच्छे तरीके से समझेंगे। तो बात करते हैं कि जो भी व्यक्ति पहली बार चैनल पर आए हैं, चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर ले ताकि जब भी वीडियो बने आपको मिल जाए, और साथ ही साथ आप जो है अपना माइक्रो इकोनॉमिक्स कंप्लीट कर सकें, ठीक है। तो हम जब बात करते हैं मांग सारणी के लिए, तो नाम से जो ये दिख रहा है एकदम काम भी इसका यही है। क्या है? देखिए समझिए, लिखा है ऐसी सारणी। सारणी का मतलब क्या होता है? टेबल या फिर शेड्यूल, ठीक है। ऐसी सारणी जिसमें यह प्रदर्शित किया जाए कि किसी समय विशेष में, यानी एक समय है, उस समय में किसी समय विशेष में बाजार में विभिन्न मूल्यों पर कितनी कितनी मात्राओं में मांग होती है। मतलब एक ऐसा टेबल हो, एक ऐसा सारणी हो जिसमें ये पता चले कि एक समय है और उसमें तरह तरह का जो है वस्तुओं का कीमत बदल रहा है, तो उस हिसाब से उसका मांग में क्या हो रहा है, मतलब उसका मांग कितना है। एक मान लीजिए वस्तु 10 रुपए का, तो उसमें कितनी मांग जरूरत है, फिर 8 रुपए का तो कितनी मांग जरूरत है, फिर इतना है तो कितना मांग हो रहा है। तो ये मांग का टोटल डिटेल है। तो वही लिखा है कि वह मांग सारणी कहलाती है। वह मांग सारणी कहलाती है। बहुत सिंपल सी बात है कि समय विशेष पर बाजार में विभिन्न मूल्यों पर कितनी कितनी मात्राएं, विभिन्न मूल्यों पर कितनी कितनी मात्राएं, ठीक है, मांग होती है, उसी को बताने वाली सारणी क्या है? मांग सारणी कहलाती है। अब इस मांग सारणी को दो और नाम से जानते हैं, एक है मांग अनुसूची और दूसरा है मांग तालिका, ठीक है। मांग तालिका नाम से बहुत ज्यादा फेमस है और मांग सारणी नाम से बहुत ज्यादा फेमस है। तो इन दोनों नाम से ही क्वेश्चन अधिकतर पूछे जाते हैं। लेकिन अगर मांग अनुसूची पूछे तब भी कंफ्यूजन में नहीं आना है, आपको समझ जाना है कि इसका मतलब वही है कि मांग सारणी के बारे में ही पूछ रहा है, ठीक है। अब जैसे कि सारी चीजें हम लोग इस चैप्टर में जब से पढ़े हैं, तो सब दो प्रकार के, दो स्वरूप में होता है। एक क्या होता है? व्यक्तिगत, और दूसरा क्या होता है? बाजार। तो मांग सारणी भी दो रूप में है। पहला क्या है? व्यक्तिगत मांग तालिका, तालिका मतलब सारणी, और दूसरा बाजार मांग तालिका, बाजार मांग तालिका यानी उसका मतलब सारणी। तो पहले हम व्यक्तिगत वाला समझते हैं। तो व्यक्तिगत में आपको क्या समझाया था कि एक उपभोक्ता हो जाता है। तो यहाँ पर वही चीज है, वस्तु की विभिन्न कीमतों पर, वस्तु की विभिन्न कीमतों पर यानी उसके विभिन्न मूल्यों पर किसी एक उपभोक्ता, व्यक्तिगत है इसलिए हमेशा क्या होगा? उपभोक्ता एक होगा। किसी एक उपभोक्ता की वस्तु की मांग को, जो भी वस्तु की विभिन्न मांग कर रहा है उसके विभिन्न कीमतों पर, तो उस मांग को बताने वाली सारणी ही क्या कहलाएगी? व्यक्तिगत मांग सारणी कहलाती है। जैसे देख लीजिए, जैसे यहाँ पर जो है, यहाँ पर हम किसी का नाम नहीं लिखे, मान लीजिए ये राम हो गया, ठीक है। राम जो है, राम का हम जो है मांग तालिका बनाए, राम नाम का एक व्यक्ति है, उसका हम मांग तालिका बना रहे हैं। तो इसमें क्या है? सेब की कीमत जब 10 रुपए था तो उसने 4 सेब जो है उसका मांग किया। यहां पर आप चाहे तो उसे किलो में भी बता सकते हैं कि ये सेब 10 रुपए किलो है, ये मात्रा जो है पर किलो के हिसाब से, मतलब मात्रा जो है किलो में, ये 4 किलो हो गया और 10 रुपए किलो के हिसाब से, ऐसे भी आप समझ सकते हैं। हमने लेकिन क्या है, कुछ लिखा नहीं है, आप इस तरह भी समझ सकते हैं। मात्रा का मतलब क्या है? यहाँ पे मात्रा किलो में भी कर सकते हैं, और ये जो है कीमत को क्या कर सकते हैं? पर किलो में भी कर सकते हैं, यानी प्रति किलो के हिसाब से। यानी जब 10 जो है सेब जो है 10 रुपए प्रति किलो है, तो 4 किलो सेब का मांग हुआ, ठीक है, राम। फिर कीमत क्या हुआ? घट गया 2 रुपए, तो 8 रुपए प्रति किलो जब सेब हो गया, तो सेब की मांग कितनी होगी? 6 किलो होगी। और आपको हमने बार बार बताया कि मांग और कीमत के बीच में कैसा संबंध है? विपरीत संबंध है। इसीलिए जब जब क्या होगा? जब जब हमारा कीमत घट रहा है तो ये मांग देख रहे हैं क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। या फिर उल्टा देखेंगे, जब जब कीमत क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, तो मांग देखेंगे क्या हो रहा है? घट रहा है। विपरीत संबंध है, यही बात है। तो अब क्या है, इसके बाद फिर जो है कीमत जो है 6 रुपए प्रति किलो हो गया, तो सेब का और मांग हो गया, वो हो गया 10 किलो सेब लेने लगा। फिर जब सेब जो है वो 4 रुपए प्रति किलो हो गया, तो सेब जो है 16, राम जो है 16 किलो सेब खरीदने स्टार्ट कर दिया। तो इस हिसाब से ये क्या है? विभिन्न कीमतों पर विभिन्न मात्राओं की मांग बता रहा है, वो भी किसका? केवल राम का, एक उपभोक्ता का। तो ये कैसी मांग सारणी है? ये व्यक्तिगत मांग तालिका या व्यक्तिगत मांग सारणी है। बात क्लियर है? ये व्यक्तिगत की बात हो गया। अब जब बात करते हैं बाजार मांग तालिका, बाजार मांग तालिका क्या है? अब बाजार मांग में आपका केवल एक लोग नहीं होते, वहां पर एक से अनेक हो जाते हैं। बाजार में उपस्थित जितने भी हैं उपभोक्ता, उन सभी की मांग तालिका को जब जोड़ दिया जाता है तो हमारा क्या बन जाता है? बाजार मांग तालिका बन जाता है। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, बोला क्या है? वस्तु की विभिन्न कीमतों पर, यहां भी वस्तु की विभिन्न कीमत होगा, पर समूचे बाजार, समूचे बाजार का मतलब क्या है? ब्रैकेट में हमने लिखा है सभी उपभोक्ता, सभी उपभोक्ता यानी बाजार में मौजूद जितने उपभोक्ता है वो सारे उपभोक्ताओं की बात कर रहा है। समूचे उपभोक्ताओं की मांग को क्या कहते हैं? मांग को बताने वाली सारणी को क्या कहते हैं? बाजार मांग सारणी कहते हैं। समूचे बाजार की मांग को बताने वाली तारीखों को या फिर सारणी को। अब इसको हम इसमें तालिका के साथ समझ लेते हैं।
यहाँ पर हमने दो लोगों को रख लिया, एक हो गया राम और एक हो गया श्याम। बाजार में यही दोनों उपभोक्ता है, एक एग्जाम्पल के तौर पे दो रख लिए। अब वैसे तो होने तो बहुत हो सकते हैं ना, अब कितना लंबा बनाएंगे, इसीलिए हमने दो एग्जाम्पल रख लिया कि बाजार में दो उपभोक्ता आ रहे हैं, एक है राम दूसरा है श्याम। ठीक है, जब सेब की कीमत 10 रुपए प्रति किलो था तो राम ने जो है ऊपर के हिसाब से भी देखते हैं कि 4 किलो सेब इसने खरीदना चाहा, और श्याम ने जो है वो कितना 2 किलो सेब खरीदना चाहा। ठीक है, ये दोनों का भी इंडिविजुअली चल रहा है, ये इसका व्यक्तिगत मांग तालिका है और ये क्या है, इसका व्यक्तिगत मांग तालिका है। दूसरी बात करते हैं, जब सेब की कीमत 8 रुपए हो गया, 8 रुपए पर किलो, तो राम ने जो है 6 किलो सेब खरीदा और श्याम जो है 4 किलो सेब खरीदा। जब सेब की कीमत जो है 6 रुपए प्रति किलो हो गया तो जो राम जो है 10 रुपए किलो से मतलब 10 किलो सेब खरीदा और श्याम जो है 8 किलो सेब खरीदा। बात समझ में आ रहा है। इसके बाद क्या है, जब सेब की कीमत 4 रुपए हो गया, 4 रुपए प्रति किलो, तो राम जो है वो 16 किलो सेब खरीद लेता है और श्याम जो है वो 14 किलो सेब खरीद सकता है। तो इस प्रकार से इन लोगों की ये मांग बन गया व्यक्तिगत रूप से। लेकिन हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, बाजार की बात कर रहे हैं। तो बाजार मांग तालिका क्या है, व्यक्तिगत मांग को जब जोड़ देते हैं ना, उसी से पता चलता है बाजार मांग, और उसी तालिका को मतलब उसी को बताने वाले तालिका को बाजार मांग तालिका कहेंगे। अब इनको जोड़ेंगे, 10 रुपए में बाजार मांग कितनी है, तो 4 + 2 यानी 6, ये हो गया हमारा क्या है, बाजार मांग 10 रुपए में। 8 रुपए में बाजार मांग कितनी है, 6 + 4 जोड़ देंगे तो कितना हो गया, 10, ये हो गया बाजार मांग, और इसी के तालिका बन रहा है तो ये बाजार मांग तालिका। फिर ये 6 हो गया, 6 रुपए में कितना है, 10 और 8 बराबर 18, 18 हो गया बाजार मांग। और 4 रुपए में क्या होगा, 16 + 14 बराबर कितना हो गया, 30, ये हो गया हमारा बाजार मांग। और इसी को शो करने वाली तालिका कौन सी है, बाजार मांग तालिका है। समझ में आ गया, सबको समझ में आ गया। ये तो हो गया हमारा मांग सारणी। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, मांग वक्र। तो चलिए उसको देखते हैं। तो अब हम लोग बात करेंगे मांग वक्र के बारे में। मांग वक्र क्या होता है, आपके सामने प्रस्तुत है। देखिए ये टेबल हमने उसी तरह रहने दिया था डिमांड टेबल को, क्योंकि उसी के बदौलत ये वक्र बना है, इसलिए वापस से वही चीज करना कोई जरूरी बात नहीं था। ठीक है, और इसका डेफिनेशन हमने लिखा नहीं है, लेकिन बहुत आराम से समझ में आ जाएगा। एक लाइन का तो डेफिनेशन है, आराम से आप उसको दे सकते हैं, उसका अर्थ आप बता सकते हैं। तो सबसे पहले मांग वक्र समझ लेंगे तो ये खुद ही समझ में आ जाएगा। मांग वक्र होता क्या, देखिए दो चीजें इकोनॉमिक्स वाले बच्चों को हमेशा कंफ्यूज करता है, एक है वक्र और दूसरा है रेखा। ठीक है, जिसको इंग्लिश में कहेंगे क्या, वक्र को कहेंगे कर्व, और उसके बाद रेखा को क्या कहते हैं, लाइन। ये छोटी छोटी बातें होते हैं जो दिमाग में हमेशा उलझने पैदा करते हैं कि आखिर में ये दोनों अंतर है कि नहीं या एक ही जैसे है। तो देखिए रेखा जो है और वो वक्र बन जाता है। ठीक है, रेखा ही वक्र बन जाता है और वक्र भी रेखा बन जाता है, ये दोनों में कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। लेकिन कब किसको वक्र के नाम से कहा जाता है, कब किसको रेखा के नाम से कहा जाता है, इसको आपको समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रेखा जो होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है, जब स्ट्रेट लाइन होता है तो वो रेखा है। बात क्लियर है, अगर एकदम स्ट्रेट है तो वो रेखा है। और वक्र क्या होगा, अगर हल्का सा भी मुड़ने का चांसेस है तो वक्र हो जाएगा, किसी भी तरीके से मुड़ जाए, अगर हल्का सा भी मुड़ेगा तो वक्र हो जाएगा। तो यहां पर हमने जो है डिमांड कर्व इसलिए बोला है क्योंकि ये क्या हो रहा है, ये मुड़ रहा है। ठीक है, अगर डिमांड लाइन बोला रहता तो एकदम सीधा रहता, एकदम सीधा। तो रेखा तभी बनेगा जब उसमें कहीं से भी कोई भी चेंजेस क्या होने का चांसेस नहीं है, एकदम क्या होगा, एकदम सीधा ही जाने वाला है। यानी इन दोनों के बीच का जब परिवर्तन का अनुपात जब समान हो जाता है तो वो रेखा बन जाएगा। लेकिन अगर इन दोनों के बीच के परिवर्तन का अनुपात जब समान नहीं रहता है, इन दोनों के बीच में मतलब एक्स और वाई के बीच में, एक्स और वाई एक्सिस, इन दोनों के बीच के जब परिवर्तन का अनुपात समान नहीं रह पाता है तो वो वक्र बनता है, और जब एकदम समान रहता है तो वो क्या होता है, रेखा बन जाता है। यही इनमें छोटा सा फर्क है। तो हम यहां पर जब बात करते हैं डिमांड कर्व की, तो आप समझ सकते हैं कि एक्स और वाई यानी उसकी कीमत, वस्तु की कीमत और वस्तु की मांग, इनके बीच के परिवर्तन का अनुपात जो होगा वो समान नहीं होता है, इसीलिए यहां पर वक्र का यूज किया जा रहा है। ठीक है, तो हम समझ लेते हैं कि ये होता क्या है। लिखा है जब किसी वस्तु की विभिन्न मांग की मात्राओं और उनसे संबंधित मूल्यों, ठीक है, किसकी बात कर रहा है, जब किसी वस्तु की विभिन्न मात्राओं मतलब किसकी मात्रा, मांग की मात्रा। ठीक है, यानी मांग समझ सकते हैं। जब किसी वस्तु की विभिन्न मांग और उनसे संबंधित उसका क्या है, विभिन्न मूल्य। ठीक है, विभिन्न मूल्य को रेखा चित्र में प्रदर्शित करते हैं। रेखा चित्र का मतलब यही ग्राफ में। ठीक है, रेखा चित्र में प्रदर्शित किया जाता है तो क्या होता है, तो इससे जो निर्मित रेखा है ये वाला, ठीक है, उसी को क्या कहेंगे, मांग वक्र कहेंगे। अब यहां पर देखिए, यहां पर शब्द है रेखा
और बोल रहा है मांग वक्र, तो आप यहाँ पर रेखा की जगह वक्र भी कह सकते हैं। उससे निर्मित वक्र को मांग वक्र कहते हैं और उससे निर्मित रेखा को भी मांग वक्र कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि दोनों सेम फैमिली के हैं। बस क्या है, दोनों का तरीका अलग है। वक्र तब होगा जब थोड़ा सा भी कर्व हो जाता है, टेढ़ा हो जाता है, ठीक है, और लाइन कब होगा, जब सीधा हो जाता है। बस यही बात है, आप दोनों यहाँ पे शब्द यूज कर सकते हैं, गलत कुछ नहीं होने वाला है। ये बात क्लियर हो गया। लेकिन फर्क आपको समझ में आना चाहिए कि ये दोनों में अंतर क्या है। अब इससे क्या लिखा है कि इसके भी 200 रुपए, हम अभी तक जितना भी पढ़े सबके 200 रुपए, तो इसका भी 200 रुपए होगा। एकदम सीधी सी बात है, इसके 200 रुपए। पहला क्या है, व्यक्तिगत मांग वक्र, और दूसरा क्या है, बाजार मांग वक्र। हमको नहीं लगता कि इसको आपको समझाने की भी जरूरत पड़ेगा, लेकिन फिर भी समझ लीजिए। व्यक्तिगत मांग वक्र क्या है, एक उपभोक्ता के विभिन्न मांगों को दर्शाने वाला वक्र क्या होगा, व्यक्तिगत मांग वक्र कहलाएगा। और बाजार मांग वक्र क्या होगा, एक से ज्यादा उपभोक्ता या फिर बोले तो समूचे बाजार की मांग को दर्शाने वाला वक्र क्या होगा, बाजार मांग वक्र होगा। तो यही तो छोटा सा डिफिनेशन है, आराम से आप लोग लिख लेंगे। अब इसको समझेंगे ये कैसे बना है। तो ये व्यक्तिगत मांग वक्र हमने किस व्यक्ति का लिया है, राम का। आप चाहे तो श्याम का भी बना सकते हैं, लेकिन हमने किसका लिया है, राम का, जो ऊपर वाला है, इसके हिसाब से बना है। ये हमारा ग्राफ बन रहा है। अब इसमें देखेंगे तो हमारा 2, 4, 6, 8, 10, ये कौन सा हिस्सा है, ये कीमत का लाइन है, ठीक है, ये कीमत हो गया इधर का साइड। अब ये क्या होगा, ये हमारा हो गया 4, 8, 12, 16, ये क्या है, मात्रा, मांग, ये मांग है, ठीक है। अब किसके बारे में बात कर रहे हैं, सेब का। तो यहाँ पर हम सेब लिखे नहीं, आप समझ लीजिएगा ये सेब का है और किसका है, राम का मांग वक्र हम बना रहे हैं, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पर, तो जब 10 रुपए था कीमत, तो कितना था मांग, 4, तो 10 जो था यहां पर पॉइंट लगा और 4 के सामने, ठीक है, 10 पर 4, तो ये हो गया हमारा, ठीक है, ये हो गया 10 पर 4 हो गया। पहला बात क्लियर है। फिर उसके बाद क्या बता रहा है, 8 पर 6 हो गया। तो देखिए 8 यहां पर है, यहां पर वैसे होना चाहिए, और यहां पर आपका क्या हो जाए, 6 आ रहा है बीच में, दोनों के बीचों बीच होगा, ये थोड़ा सा टेढ़ा चला गया, क्लियर है। तो 8 पर 6 हो गया, बात क्लियर है। अब इसके बाद क्या हो रहा है कि हमारा 6 पर 10 है, 6 पर 10 भी हो जा रहा है, देखिए, क्लियर। फिर उसके बाद क्या है, 4 पर 16, तो 4 पर हमारा 16 भी हो जाएगा, समझ में आ रहा है। तो ये जहां जहां पॉइंट लग रहा है, अब इन पॉइंट को जब हम मिला देते हैं, ये जो पॉइंट को हम आपस में मिला देते हैं, तो इससे जो वक्र उत्पन्न होता है, यही क्या है, यही है डिमांड कर्व। लेकिन ये किसका डिमांड कर्व है, हम किसी एक पर्सन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये कौन सा डिमांड कर्व होगा, व्यक्तिगत मांग वक्र होगा, यानी इंडिविजुअल डिमांड कर्व होगा। बात समझ में आया, सबको समझ में आएगा, इंडिविजुअल डिमांड कर्व हो गया, क्योंकि व्यक्तिगत रूप से बात किया जा रहा है। एकदम सिंपल सी बात है। किसको कह रहे हैं, ये वाले लाइन को, या बात क्लियर है ना, जो पॉइंट्स आपस में कनेक्ट करने के लिए जो लाइन हमने ड्रॉ किया, वही हमारा क्या बना, डिमांड कर्व बना। अब बाजार मांग वक्र में हम क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस करने के बाद जो आया है ना, ये हमारा बाजार मांग है, तो इसको प्रदर्शित करने वाले कर्व को बाजार मांग वक्र कहेंगे। अगर इन दोनों का अलग अलग है तो नहीं, तो उन दोनों का व्यक्तिगत है, लेकिन अगर वो जोड़ के जो बनाए हैं, उस मांग को प्रदर्शित करने वाला वक्र ही बाजार मांग वक्र होगा। जैसे यहाँ पर देख लीजिए 2, 4, 6, ये पूरा वापस हो गया कीमत वाला, जैसे इधर था, ठीक है। मांग में आपका यहाँ पर हमने 5, 10, 15, 20, 25, 30 रख लिया है, ठीक है। अब देखिए 10 पर कितना था, 10 पर जो था वो 6 था, मतलब ये 5 से थोड़ा सा आगे था, तो 5 से थोड़ा सा आगे और 10 के सामने हमने एक पॉइंट लगा दिया। फिर उसके बाद क्या है, 8 पर कितना था, 10, 8 पर 10 था, 8 हमारा यहां हो गया और 10 के सामने 8 और 10 के सामने हमने एक पॉइंट लगा दिया। फिर उसके बाद क्या है, फिर उसके बाद 6 पर 18 था, चलिए 6 के सामने और 15 और 18 के थोड़ा सा इधर साइड में हमने 20 के इधर लगा दिया, ये हो गया 18 हो गया। फिर उसके बाद 4 पर 30 था, तो हमने 4 पर जो है 30 के सामने लगा दिया, ये हो गया। अब इनको आपस में हमने जब मिला दिया इन पॉइंट्स को, तो ये क्या बन गया, ये हमारा बन गया मार्केट डिमांड कर्व, बाजार मांग वक्र, क्योंकि ये पूरे मार्केट की बात कर रहा है। इसमें क्या है, एक से ज्यादा उपभोक्ता का हमने जोड़ के लिखा है, तो ये कौन सा हो गया, मार्केट डिमांड कर्व, यानी बाजार मांग वक्र हो गया। समझ में आ गया, बस यही सीधी सी बात है, बहुत आसान था। तो उम्मीद करते हैं आपको ये दोनों टॉपिक अच्छे तरीके से समझ में आ गया। मांग वक्र क्या होता है, मांग सारणी क्या होता है, वक्र का सीधा सीधा संबंध किससे है, वो जो कर्व बन रहा है उससे है, ठीक है। और सारणी क्या है, सारणी का संबंध इससे है। तो एकदम आराम से एक ही वीडियो में आपको पूरा ये दोनों टॉपिक हमने कवर कर लिया। अब हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे लॉ ऑफ डिमांड, यानी मांग के नियम क्या है, वो भी इंपॉर्टेंट है, बड़ा टॉपिक है। इसके बाद वाला वीडियो इससे भी बड़ा होगा, तो जाहिर बात है धीरे धीरे बड़ा वीडियो मिलते जा रहा है आपको, क्योंकि कोर्स जल्दी जल्दी कंप्लीट करना और रेगुलर वीडियो इसी तरह आते रहेंगे। तो चैनल पे बने रहिएगा, जो भी पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन पे क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट करिएगा, वीडियो को लाइक भी करिएगा, शेयर भी करिएगा अपने दोस्तों तक। साथ ही साथ अगर आपको अच्छा लगता है पढ़ाना, तो आप क्या करेंगे, कमेंट जरूर कर देंगे, ठीक है। और अगर कुछ अच्छा नहीं समझ में आया, आपको कुछ चीजें क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो वो भी कमेंट करके पूछ लेंगे आपको क्या बात नहीं समझ में आया, ताकि हम उसको अगले वीडियो में भी कवर कर सकें। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय।